ओम नमः शिवाय। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जीत और आपका स्वागत है आपके अपने एकेडमी के चैनल कैन बी डन में। और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक पेपर जो 2018 का एच टेट का पेपर है, सब्जेक्ट इंग्लिश, हायर सेकेंडरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये पहला पेपर है जो हुआ था 2018 में। तो लेट्स स्टार्ट। Directions question 1 to 3. Read the following passage carefully and select the most appropriate alternate answer of the questions given below. नीचे दिए गए पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें और उसमें जो सही आपको आंसर लगे क्वेश्चंस का उनको टिक करें। राइट। पैसेज द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज द गवर्नमेंट सीम्स टू गैदर सम मोमेंटम। जो प्रक्रिया है डिसइन्वेस्टमेंट की और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा वो कुछ गति पकड़ती हुई मालूम पड़ती है। गवर्नमेंट हैज़ बीन टेकिंग इन रिसेंट टाइम्स मेनी डिसीजंस टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। अभी कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट बहुत सारे फैसले ले रही है जिससे कि इस प्रोसेस को गति दी जा सके। द डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा। Government is making every effort to see that the process of disinvestment is transparent and all aspects are taken into account so that the process of disinvestment does not lead to criticism about lack of transparency or worse considerations other than public interest। यानी कि सरकार हर प्रयास कर रही है ये देखने के लिए कि जो ये प्रक्रिया है डिसइन्वेस्टमेंट की वो पारदर्शी रहे और सारे पहलुओं को ध्यान में रखा जाए, जिससे कि जो ये डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया है उसका क्रिटिसिज्म ना हो, यानी उसकी बुराई ना हो अबाउट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की भाई पारदर्शिता नहीं दी। और उससे भी खराब बात जिसकी सरकार को चिंता है कि कंसिडरेशन अदर देन पब्लिक इंटरेस्ट की जो भी फैसले लिए जाएँ वो जनहित को देखते हुए लिए जाए, किसी व्यक्ति या कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश ना की जाए। One major issue that faces the policymakers when it comes to disinvestment is at the disposal of the very large number of second enterprises। जो मुख्य प्रॉब्लम आ रही है, जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है, इशू आ रहा है पॉलिसी मेकर्स के सामने, वो ये आ रहा है कि जो ये जो एंटरप्राइजेज हैं इनमें से बहुत सारे बीमार एंटरप्राइजेज हैं। बीमार एंटरप्राइज नहीं, घाटे में चलती हुई इंडस्ट्रीज हैं। नियरली 130 आउट ऑफ 242 एंटरप्राइजर्स, एक 242 जिनका डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है सरकार, में से 30 जो है वो 130 जो है वो ऑलरेडी घाटे में चल रही हैं। सम हैव बीन रेफर्ड टू बीआईएफआर ऑल्सो, कुछ उनमें से कुछ को बीआईएफआर को भी रेफर कर दिया गया। दीज यूनिट्स रिप्रेजेंट अ कैश 20 सिचुएशन व्हेन इट कम्स टू डिसइन्वेस्टमेंट। ये जो यूनिट्स हैं वो कैश 20 सिचुएशन को दर्शाती हैं जब डिसइन्वेस्टमेंट की बात आती है। कैश 20 सिचुएशन क्या होती है इसको हम आगे समझते हैं। The investors may not be interested in buying a sick enterprise, only profit making enterprise seem to attract investors। अब जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इनको खरीदने वाले हैं, वो ऐसे एंटरप्राइज को खरीदने में इच्छुक नहीं है जो घाटे में चल रही हैं, खाली वो फायदे में चलती हुई एंटरप्राइज को खरीदना चाहते हैं। ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट must be very keen to dispose of sick units because they are such a strain as the budgetary resources of the government। दूसरी तरफ सरकार उन सिक एंटरप्राइज को भी बेचना चाहती है क्योंकि वो उसके बजट के ऊपर बहुत लोड पैदा करते हैं। An additional problem for the government is that protecting the future of the employees in these units is a major social issue that cannot be lost sight of। दूसरी अतिरिक्त जो समस्या है सरकार के सामने, चुनौती है, वो ये है कि उनका भविष्य भी देखना है उनको। जो बीमार एंटरप्राइज हैं, जो घाटे में चलती हैं एंटरप्राइज हैं, उनमें जो लोग कर्मचारी जो काम करते हैं उनके भविष्य की चिंता भी सरकार को ही करनी है, जिसको वो नज़रअंदाज नहीं कर सकती। कैन नॉट बी लॉस्ट साइट ऑफ, मतलब उसे जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये हुआ मैसेज। अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या पूछे हैं। द गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ। गवर्नमेंट ने जो डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट बनाया वो किस उद्देश्य से बनाया है? फोकसिंग ऑन दी प्रॉब्लम एरियाज ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, फोकस करने के लिए प्रॉब्लम एरियाज ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। आंसर पूरा ठीक तो नहीं है पर ठीक लग रहा है। दूसरा, स्पीडिंग अप द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, यस राइट, कि इसको स्पीड अप करना चाहती है। तीसरा, लुकिंग आफ्टर सेकेंड एंटरप्राइजेस, उनका ध्यान रखना। चौथा, ग्रांटिंग मोर बेनिफिट्स टू द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। अगर आप देखेंगे तो इसमें से ए और बी ऑप्शन जो है वो दोनों इसके आंसर हो सकते हैं, परंतु जो दो सही में से ज़्यादा सही चुन सकता है और जो दो गलत में से कम गलत चुन सकता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, वही तरक्की करता है। तो इसका जो सही आंसर है, जो ज़्यादा सही आंसर है जिसके ऊपर ये पैसेज बना है, दैट इज स्पीडिंग अप द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसका जो आंसर है ए का, द आंसर इज बी। सेकेंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इट सीम्स दैट द गवर्नमेंट इज स्ट्राइविंग टू बी फेयर एंड अप्रोच इन द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है किसके लिए? पहला, कि अपनी अप्रोच में पारदर्शिता ला पाए। दूसरा, कंप्लेसेंट विद इट्स क्रिटिक्स रिगार्डिंग
द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस। कंप्लेसेंट से ऐसा हमें समझ में आता है कि हाँ वो अपने जो वो कर रही है उसके लिए बहुत प्राउड नहीं है, तो ऐसी कहीं बात हमें समझ में नहीं आई पैसेज में। सी इन द लाइमलाइट एज अ डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस गेन स्पीड, कि वो लाइमलाइट में आना चाहती है जैसे जैसे वो बढ़े, तो ऐसा भी कहीं इस पैसेज को पढ़ने लगता, तो बी और सी तो इसके आंसर नहीं हो सकते। डी ऑन द पॉपुलरिटी चार्ट फॉर ए डिसीजन ऑन सेकेंड एंटरप्राइजेस, ऐसी बात समझ नहीं आती, तो द आंसर इज सेकेंड क्वेश्चन जो आंसर है दैट इज ए। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट डू मीन बाय द फ्रेज कैश 22 सिचुएशन एज गिवन इन द पैसेज। पैसेज के हिसाब से कैश 22 फ्रेज का, कैश 22 सिचुएशन का मीनिंग क्या है। पहला, इन बार्गेनिंग पोजीशन, तो बार्गेनिंग पोजीशन तो गवर्नमेंट कहीं से भी नहीं है। बी, टू वेट फॉर एन अप्रोप्रिएट मोमेंट, तो गवर्नमेंट जल्दी में है, तो वेट करने ऐसी बात नहीं है, इसलिए बहुत सारे चेंजेस किए गए, बड़े डिसीजन लिए गए ना। लूजिंग पोजीशन, तो लूजिंग पोजीशन भी नहीं समझ में आती, तो आंसर इज डी। अब ये आंसर कौन सही लगा सकता है, ये आंसर वही व्यक्ति सही लगा सकता है या तो जिसने इस पैसेज को ढंग से उसको पढ़ के उस पैसेज समझ में आया, और दूसरा जिसको कैश 22 ईडीएम का मीनिंग मालूम हो। तो कैश 22 इज बेसिकली अ कंडीशन वेयर देयर आर कॉन्ट्राडिक्टरी लॉज। कॉन्ट्राडिक्टरी लॉज मतलब जहां पे विरोधाभासी नियम होते हैं, उस सिचुएशन को कहते हैं कैश 22। तो इसका आंसर जो है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। डायरेक्शंस क्वेश्चन 4 to 5, चूज द वर्ड विच इज सेम इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर्स। ऐसा वर्ड यानी कि सिनोनिम पूछ रहा है कि ये जो शब्द लिखा है स्ट्रेन, इसका सेम मीनिंग होना चाहिए, पर्यायवाची इसे बोलते हैं। ए, बर्डन, स्ट्रेन का मीनिंग बर्डन होता है, स्ट्रेन का मतलब भी लोड लेना होता है, बर्डन का मतलब भी बोझ लेना होता है। पेरिल, पेरिल का मतलब होता है खतरा, रिस्क का मतलब भी खतरा होता है, डिवास्टेशन का मतलब होता है तबाही। तो वील गो विद द ऑप्शन ए, यानी कि स्ट्रेन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए है। एजम्पशंस, एजम्पशन वर्ड बना है एज्यूम से। देखते हैं कि ऑप्शंस दिए हैं। फैक्टर्स यानी पहलू, बेसिक्स यानी मूल, क्राइटेरिया वापस से पहलू जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, सपोजिशन, सपोजिशन यानी मान लेना। तो एज्यूम करने का मतलब ही मान लेना होता है, और सपोजिशंस सपोज करने का मतलब ही मान लेना होता है। तो इसका जो आंसर है फिफ्थ का, वो आंसर डी है। आगे देखते हैं। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ वर्ड गिवन इन द कैपिटल लेटर्स। यहाँ पे ये विलोम शब्द पूछ रहा है कि इसका उल्टा बताइए, मतलब जो शब्द लिखा है उसका उल्टा मीनिंग कौन से वर्ड का है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है जो हम नैतिक दायित्व के तहत करते हैं, वो ऑब्लिगेटरी होता है। क्लास में टीचर आता है, बच्चे खड़े हो जाते हैं, ऑब्लिगेटरी है। आपके पिताजी आपको किसी मिलवाते हैं कि ये दादाजी लगते हैं आपके रिश्ते में, तो आप उनके पैर छूते हैं, वो ऑब्लिगेटरी है। स्ट्रेनर्स, वापस से लोड लेना। हॉन्टिंग मतलब डरावना। वेग मतलब अजीब सा। तो अजीब सा है, अजीब सी कोई चीज़ होती है जो समझ में नहीं आती। तो ट्रांसपेरेंट का जो यहाँ पर जो शब्द दिए उनमें जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है दैट इज वेग, सो विल गो विद द ऑप्शन डी। तो 6 का आंसर है डी। कीन, कीन का मतलब इच्छुक या उत्सुक, किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना। परप्लेक्सिंग का मतलब हैरान करने वाला। बिविल्डरिंग मतलब अगेन सेम, बिविल्डरिंग सिचुएशन मीन्स हैरान या हतप्रभ कर देने वाली सिचुएशन। अनविलिंग मतलब अनिच्छुक। तो सुटेबल ऑप्शन ये दिख रहा है। चौथा देख लेते हैं। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक। आपने गिलास का सामान कभी आते आते देखा होगा, कभी गिलास का सामान खरीदना है तो दिखा होता है उसके ऊपर फ्रेजाइल आइटम, हैंडल विथ केयर। तो इसका जो आंसर है दैट इज सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्रेजेस गिवन बिलो शुड रिप्लेस द फ्रेज गिवन इन द इटैलिक इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सेंटेंस मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। यानी कि यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आ गया, तो ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है कि ये, और कॉम्प्रहेंशन बेस्ड भी क्वेश्चन है कि आप ये सेंटेंस को पढ़ें। सेंटेंस को पढ़ने के बाद जो इटैलिक से जो दिया गया है, तो इटैलिक से जो यहाँ पे दिया गया है दैट आई कैन सी इज डिड नॉट प्लीज हिम मोर, ये इटैलिक में लिखा हुआ है, यानी कि उसका फॉन्ट चेंज है, फॉन्ट टाइप चेंज है। और इसमें से हमें सही ऑप्शन चुनना है कि उस सेंटेंस मीनिंगफुल भी हो जाए और उस ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो जाए। ही एडमिटेड एडमायरिंगली दैट ही हैड नेवर कम अक्रॉस अ पेंटिंग विच डिड नॉट प्लीज हिम मोर। उसने बड़ी खुशी से इस बात को माना कि वो कभी भी, उसने कभी इतनी अच्छी पेंटिंग नहीं देखी जिसने उसको इतना ज़्यादा खुश ना किया हो। तो सुनने में बात तो समझ में आ रही है परंतु अटपटी सी लग रही है। तो लेट्स सी, पहला ऑप्शन हमारा प्लीज हिम मोर, सेकंड ऑप्शन है वुड हैव प्लीज हिम मोर, जिसने उसको खुश किया होता, हैड नॉट प्लीज हिम मोर, जिसने इतना खुश नहीं कर सकती थी, हैड बीन प्लीज हिम एनी मोर, इस बात का मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। तो अगर इसे हम ग्रामेटिकल फॉर्म में देखें तो यहाँ पर नेवर लगा हुआ है, तो एक बार नेवर आ गया उस क्लॉज के अंदर तो बाकी फिर नो नॉट तो आता ही नहीं।
तो पहली बात तो ये ऑप्शन हमको हटाने पड़ेंगे, कौन से, नॉट वाला, सी वाला। तो जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन दैट इज प्लीज हिम मोर, उसने बड़ी खुशी से माना कि आई नेवर कम अक्रॉस अ पेंटिंग, कि मैंने आज तक इतनी सुंदर पेंटिंग नहीं देखी जिसने उसे इससे ज़्यादा खुश किया हो। तो हियर द आंसर इज ए। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। इट हैज़ ऑलवेज बीन बेटर टू यूज प्रिवेंटिव मेजर्स देन टू क्योर इलनेस। ये हमेशा से अच्छा रहा है प्रिवेंटिव मेजर्स को यूज़ करना देन टू क्योर इलनेस, यानी बीमार पड़ने से अच्छा है कि पहले ही उसकी रोकथाम की जाए, ध्यान रखा जाए कि बीमार पड़ने की नौबत ही ना आए। लेट्स सी द ऑप्शन। इट हैज़ ऑलवेज बीन, ओके, हैज़ ऑलवेज बीन सेम ऑप्शन उसने दिया हुआ है यहाँ पे इटैलिक में, ये हैज़ ऑलवेज बीन है। इज ऑलवेज बीन, इज ऑलवेज बीन हमेशा अच्छा है, ये मुझे समझ में आ रहा है। वॉज ऑलवेज बीन हमेशा अच्छा था, तो अच्छा है, वो तो यूनिवर्सल फैक्ट है कि हमेशा से अच्छी बात है। वुड हैव ऑलवेज बीन, तो हियर द आंसर इज बी। तो इसका आंसर हुआ इट इज ऑलवेज बीन बेटर टू यूज प्रिवेंटिव मेजर्स देन टू क्योर इलनेस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक अ मिराज वी कीप, ओके, लेट्स रीड द डायरेक्शंस। Question number 10. In the question given below, our 4 sentences are given. By using these sentences, you have to frame a meaningful para. Choose the correct order. यानी ये 4 वाक्य दिए गए हैं, उन 4 वाक्यों का सीक्वेंस आपको चेक करना है जिससे कि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन सके। उनको पढ़ते हैं। लाइक अ मिराज वी कीप परसुइंग वन ऑब्जेक्ट आफ्टर अनदर एंडलेसली, लिटिल रियलाइजिंग दैट द लोकस ऑफ आवर हैप्पीनेस इज विदिन आवरसेल्व्स एंड इट हैज टू बी डिस्कवर्ड। एक मिराज की तरह, मिराज समझते हैं अगर तो जैसे जो रेगिस्तान में कई बार हमें पानी होने का आभास होता है लेकिन पानी वहाँ पे होता नहीं है क्योंकि वो सूर्य की रोशनी की वजह से ऐसा हमें लगता है कि वहाँ पर पानी है, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर पानी नहीं होता है, सिर्फ रेगिस्तान होता है। तो हम ऐसा मानते चलते हैं कि एक वन ऑब्जेक्ट आफ्टर अनदर ऑब्जेक्ट एंडलेसली, एक वस्तु से दूसरी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं। लिटिल रियलाइजिंग, हम इस चीज़ को रियलाइज नहीं कर पाते दैट द लोकस ऑफ हैप्पीनेस, ये हमारी जो बेसिस है यानी जो हमारे खुशी का कारण है, इज विद इन अवरसेल्व्स एंड हैज टू बी डिस्कवर्ड, उसको खोजा जाना कहाँ है हमारे खुद के अंदर है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। जस्ट एज हंगर कैन बी सेटिस्फाइड ओनली बाय फूड एंड नॉट बाय फूड ऑफ थॉट, लाइकवाइज द सटल हंगर द फीलिंग ऑन हैप्पीनेस कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि जो शरीर की भूख है यानी जो पेट की भूख है वो सिर्फ भोजन से ही मिटाई जा सकती है, नॉट बाय थॉट ऑफ फूड, यानी विचारों से नहीं मिटाई जा सकती है। इसी तरह से जो खुशी के लिए जो भूख है हमारी कि हम खुश होना चाहते हैं, उस फीलिंग को ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स यानी भौतिक वस्तुओं से दूर नहीं पूरा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट ऑप्शन, हैप्पीनेस कैन बी फाउंड ओनली बाय रियलाइजिंग इन सेल्फ। हैप्पीनेस जो खुशी है वो हमें अपने, जब हम सेल्फ खुद को पहचान लेते हैं तभी मिलती है, बिल्कुल सही बात है। एजुकेशन करियर एंड पोजिशन कैन ओनली प्रोवाइड कम्फर्ट्स इन द वर्ल्ड बट नॉट पीस ऑफ माइंड हैप्पीनेस। शिक्षा, आपका करियर और आपकी जो पोजीशन है समाज में वो आपको सिर्फ कंफर्ट दिला सकती है पर एक्चुअल पीस ऑफ माइंड नहीं ला सकती। तो बातें सही है, पढ़ने में तो कहीं से भी ये अटपटा नहीं लग रहा है। तो आई थिंक द आंसर इज ए। इसका आंसर जो है वो ए है, यानी फर्स्ट ऑप्शन। वो सॉरी वो पैराग्राफ जो है वो बिल्कुल सीक्वेंस में ही लिखा हुआ है। सो आई वुड गो विद द आंसर ए। इस द आंसर इज PQRS, PQRS। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 11। Complete the sentences by using the correct alternate. The dash objectives of all economical policies is the dash of the poverty. जो उद्देश्य है सारी इकोनॉमिक नीतियां बनाने का वो पॉवर्टी रिलेटेड है। तो देखते हैं। द फर्स्ट आंसर इज बेसिक। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल इकोनॉमिक पॉलिसीज इज द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। यस, बात समझ में आती है। द आइडल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल इकोनॉमिक पॉलिसी इज द शॉर्टनिंग ऑफ द पॉवर्टी। नहीं, पॉवर्टी की शॉर्टनिंग तो नहीं होती है। द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्टिव है तो ट्रांसपेरेंट ही होगा, इज द इमेंसिफिकेशन ऑफ द पॉलिसीज। ये बात भी समझ में नहीं आती है। इमेंसिफिकेशन मतलब मुक्ति। द लास्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल इकोनॉमिक पॉलिसीज इज द कर्विंग ऑफ द पॉवर्टी। नो, तो हियर द आंसर इज ए। द बेसिक ऑब्जेक्टिव, जो मूलभूत उद्देश्य है सारी जो आर्थिक नीतियां बनाई जाती हैं उनका, वो है गरीबी को मिटाना। इरेडिकेशन मतलब इरेज करना। तो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। 11 का आंसर जो है दैट इज ए। दिस बुक इज हेल्पफुल इन एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट द डैश ऑफ द वास्तु प्रिंसिपल्स एंड इट्स डैश टू मॉडर्न टाइम्स। ये किताब जो है वो मददगार है लोगों को जागृत करने में, लोगों को जानकारी देने में, एजुकेशन देने में। किस बारे में? वास्तु प्रिंसिपल्स के बारे में। तो क्या देगी वो? यूटिलिटी ऑफ द वास्तु प्रिंसिपल्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस। यूटिलिटी एंड इंपॉर्टेंस, ओके, लेट्स सी।
अगर कोई ढंग का ऑप्शन नहीं मिलता तो ये भी एक आंसर हो सकता है। द बुक इज हेल्पफुल इन एजुकेटिंग पब्लिक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द वास्तु प्रिंसिपल्स, राइट, कि उनके महत्व को समझाए एंड इट्स एप्लीकेशन टू मॉडर्न टाइम्स। ये मुझे अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है। एप्लीकेशन के साथ दूसरा तरीका चेक करने का क्या, एप्लीकेशन के साथ क्या लगता है प्रेपोजिशन, अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन के साथ टू लगता है। तो दोनों तरीके से आप उस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। अगर आपका फिक्स प्रेपोजिशन फ्रेज भी स्ट्रांग है तब भी आप इसको सही आंसर लगा पाएंगे, अदरवाइज उसको सेंटेंस का सही मीनिंग निकाल पाएंगे तब भी चांसेस हैं कि आप इसको सही मार्क कर पाए। एलिमेंट्स एसोसिएशन नहीं जाएगा यहाँ पे, इंफॉर्मेशन रेलिवेंस नहीं जाएगा, तो द आंसर हियर इज बी। तो 12वें क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज बी। Directions for question number 13 and 14. Read each sentence to find out whether there is any error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. This part is the answer. If there is no error, the answer is D. नीचे दिए गए वाक्यों को ढंग से पढ़ें अगर उनकी और देखें उनमें कोई त्रुटि है क्या, अगर कोई गड़बड़ है तो वो किसी पार्ट में होगी। इस सेंटेंस को पार्ट में डिवाइड किया हुआ इन्होंने, ए बी सी डी। अगर नहीं है त्रुटि तो आंसर डी है, मतलब कि इसमें सेंटेंस जो है वो त्रुटि रहित है, यानी कि उसमें कोई एरर नहीं है। लेट्स सी, द वर्क इज नॉट वर्दी एज फॉर एज इन डेप्थ स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिंदू कल्चर। ये जो वर्क है, यानी कि वर्क का मतलब किसी की थीसिस है या कोई किताब है, वो वर्दी नहीं है पूरी तरीके से। वर्दी का मतलब मूल्यवान होना, फॉर इट्स इन डेप्थ स्टडी, कि इसे इन डेप्थ स्टडी माना जाए, ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द हिंदू कल्चर, कि हिंदू कल्चर के सारे पहलुओं को ये उजागर कर पाए। इसमें देखेंगे तो एरर है, द वर्क इज नॉट वर्दी। तो वर्दी के साथ क्या आता है, वर्दी के साथ एस तो आता नहीं है, वर्दी के साथ ऑफ लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर ऑफ नहीं है। तो ऑफ नहीं है मतलब इसका क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज बी, कि बी पार्ट में त्रुटि है, क्योंकि वर्दी के साथ ऑफ होना जरूरी है, क्योंकि वो एक फिक्स प्रेपोजिशन है। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14. The origins of the origins of Urdu has been variously described by eminent historians. ओके, अब इसमें क्या चैलेंज है कि ऑरिजिन्स की, उर्दू की उत्पत्तियां कई लोगों द्वारा, कई हिस्टोरियंस द्वारा बताई गई। तो उर्दू की उत्पत्तियां होंगी कि उर्दू की उत्पत्ति होगी, तो ओरिजिन आएगा यहाँ पर। सो द आंसर इज ए। 14 क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ए। सॉरी, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 to 17 के डायरेक्शंस दिए। इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर 2 blanks each of which has been numbered. These numbers are printed below the passage and against each 4 words are suggested, one of which fits the blanks appropriately. Find out the appropriate word in each case. नीचे दिए गए पैसेज में 3 ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनमें से सबका नंबर दिया हुआ है, उनमें एक एक नंबर के लिए 4-4 ऑप्शन दिए हैं, तो जो भी सही ऑप्शन आपको लगे उसको आप फिल कर सकते हैं। इसे क्लोज टेस्ट भी कहते हैं, यानी पैसेज में फिल इन द ब्लैंक्स है उसको क्लोज टेस्ट कहा जाता है। अ डॉल इज परसैप्स अ चाइल्ड फर्स्ट प्लेमेट। एक डॉल जो होती है यानी गुड़िया, वो किसी बच्चे का पहला खिलौना या साथी हो सकती है। डॉल अपील्स नॉट ओनली टू चिल्ड्रन बट टू एडल्ट्स एज वेल एंड आर मच मोर देन जस्ट प्ले थिंग्स। वो सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी पसंद आती है, और उनके लिए उस समय कम से कम तो खिलौने से ज़्यादा महत्व रखती है, वो एक साथी की तरह हो जाती है। Collecting dolls is one of the most popular hobbies in the world. Most of them dash from the collector's own childhood collection. Options देखते हैं इसके 15 के ऑप्शंस दिए हैं। एडवांस्ड, ग्रीव, इम्प्रूव्ड, डेवलप्ड। तो ये बात हो रही है, ये मोस्ट ऑफ देम यहाँ हॉबीज़ की बात हो रही है। तो हॉबीज़ क्या होती हैं, डेवलप होती हैं, तो इसका आंसर क्या है, सी। डॉल कलेक्टर्स enjoy collecting beautiful and unusual dolls made from a dash of materials. डाइवर्सिटी, अलग अलग दिशा में जाता है। मिसलेनियस मतलब फालतू या एक्स्ट्रा। हीप मतलब गट्ठा। वैरायटी, एक बार प्रपोजिशन चेक कर लेते हैं, वैरायटी के साथ ऑफ लगता है। ओके, द आंसर इज वैरायटी। तो 16 क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। सिंस द रेंज ऑफ डॉल्स इज वाइड, अ कलेक्टर में स्पेशलाइज इन कलेक्टिंग डॉल्स ऑफ अ पार्टिकुलर पीरियड और कंट्री और बाय अ स्पेसिफिक फर्म। क्योंकि उनकी श्रृंखला बहुत लंबी चौड़ी है, तो कलेक्टर जो कलेक्ट करने वाला है, इनको जिसको शौक है कलेक्ट करने का, वो एक पार्टिकुलर पीरियड की, इस समय से इस समय तक की, या एक देश की या एक स्पेसिफिक कंपनी की डॉल्स इकट्ठी करने में इच्छुक हो सकता है। नॉट एन इशू। पॉपुलर अमेरिकन ब्रांड नेम्स फॉर डॉल्स वर रैगेंडी एंड आंट जेमाइमा एंड सनी जिम। जो पहले
जो ब्रांड्स हैं पुराने, वो उनके नाम क्या हैं, ये इनके ब्रांड्स के नाम है। द अमेरिकन बारबी डॉल, ओके, ये तो नाम हमने सुना हुआ है। डैश इन 1959 एंड कंटिन्यूज टू बी अ क्रेज टुडे, ये 1995 में पहली बार देखा और आज भी बच्चों में इसके लिए दीवानगी है। पीप्ड का मतलब चाक धाक करना, अपीयर्ड मतलब प्रस्तुत हुआ, क्रिएटेड मतलब बनाया गया, फिगर्ड, तो आंसर हियर इज अपीयर्ड। तो 17 का जो आंसर है दोस्तों वो बी ऑप्शन है आपका, अपीयर्ड। 18 क्वेश्चन देखते हैं। पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द चीफ गुड, यहाँ पर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर दिया। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन ऑफ द फुल ऑल्टरनेट चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो 18 का जो आप पर्सन हु बिलीव्स इज दैट प्लेजर इज द चीफ गुड, इसका जो आंसर है दैट इज हेडोनिस्ट। 19 क्वेश्चन देखते हैं। कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर, अब यहाँ से लिटरेचर में पेपर एंट्री होनी शुरू हुई लिटरेचर की। तो सेम लेटर के जो वर्ड्स हैं, ऐसे लेटर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, अगर आप देखेंगे तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं। तो द आंसर इज एलिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 22 डायरेक्शंस। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन लेटर चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेजेस इन द इटैलिक सेंटेंस। वापस ये इन्होंने इडियम एंड फ्रेजेस जो हैं वो चुनने शुरू कर दिए हैं। लेट्स सी कौन सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 20। इफ यू पास दिस डिफिकल्ट एग्जामिनेशन इट वुड बी अ फेदर इन योर कैप। यदि आप इस डिफिकल्ट एग्जामिनेशन को पास कर लेंगे तो ये आपके लिए एक फेदर इन द कैप होगा। ये एक ईडीएम है। यू विल गेट अ वेरी गुड जॉब, आपकी अच्छी नौकरी लग जाएगी। डेफिनेटली आप पास कर लेंगे एग्जामिनेशन तो अच्छी नौकरी तो लगी जाएगी। यू विल फील प्राउड ऑफ इट, यही इसका राइट मीनिंग है कि फेदर इन योर कैप का मतलब होता है समथिंग विच मेक्स यू प्राउड। योर पेरेंट्स विल बी वेरी हैप्पी, डेफिनेटली दे विल बी वेरी हैप्पी। यू विल गेट अ स्कॉलरशिप फॉर हायर स्टडीज, ये हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन एग्जाम, बट जो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर दैट इज यू विल फील प्राउड ऑफ इट। अ फेदर इन योर कैप का मतलब होता है जिसके लिए आप गर्व महसूस करें। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 21। इट इज क्लियर दैट आइडियाज ऑफ बोथ द रिफॉर्मर्स रन इन द सेम ग्रुप। ये क्लियर है कि दोनों जो रिफॉर्मर्स थे उनके जो आइडियाज थे वो रैन इन द सेम ग्रुप, यानी कि वो एक ही ग्रुप में दौड़ रहे थे। अब इसके लिए अपने को देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस क्या हैं। कि प्रमोटेड ईच अदर, यानी एक दूसरे को बढ़ावा देते थे। ओके। बी क्लैश्ड विद ईच अदर, कि एक दूसरे साथ बिल्कुल तालमेल नहीं खाते थे। तीसरा एडवांस्ड इन हार्मोनी, यानी कि एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ रहे थे। दिस इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है एडवांस्ड इन हार्मोनी। रन इन द सेम ग्रुप का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे चढ़ना। मूव्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो ये दोनों का मीनिंग सेम ही है, क्लैश्ड विद ईच अदर और प्रमोटेड ईच अदर और एडवांस्ड इन हार्मोनी। लेकिन एडवांस इन हार्मोनी तो तालमेल बढ़ा के आगे बढ़ना, तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। अगर ये नहीं होता तो फिर हमें ए टिक करना पड़ता है, बट क्योंकि मोस्ट सूटेबल ऑप्शन ये है तो वी विल गो फॉर द ऑप्शन सी, दैट इज एडवांस्ड इन हार्मोनी। ही इज अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, तो इसका जो आंसर है दैट इज हिपोक्रेट, यानी कि वो एक भेड़िया है एक शीप के कपड़ों में, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं हिपोक्रेट। तो आंसर इज सी। ओके, आप क्या पूछ रहे हैं ये। इन द गिवन क्वेश्चंस देयर इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इन ईच ग्रुप वन वर्ड इज मिसस्पेल्ड, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे अब 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द की स्पेलिंग जो है वो गलत है। वैक्यूम की ठीक है, वैसिनेट ठीक है, वैसिलेट एंड वार्निश, तो यहाँ पे जो स्पेलिंग जो गड़बड़ है वो वैसिलेट की गड़बड़ है। तो द आंसर इज सी। इसके लिए अब इनको कैसे लगाएंगे हम, इनको लगाने के लिए आपको स्पेलिंग रूल्स बेसिक उनका क्लियर होना चाहिए। तो एक चीज़ हमें पेपर देखने और समझ में आए कि स्पेलिंग के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी आपको स्पेलिंग रूल्स पर भी ध्यान से वर्कआउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन, सीलिंग, सेलुलॉइड, सीज, सिमेट्री। अब ये क्या पूछ रहा है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड इज मिसस्पेल्ड, वन वर्ड इज मिसस्पेल्ड, यानी कि हमने गलत ऑप्शन देखना है। तो यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है दैट इज सीलिंग, सी आ जाता है अगर सी की साउंड निकाल रहा है, तो आई यूज़ नहीं होता है, ई आई यूज़ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो दैट इज ए। सो द क्वेश्चन नंबर 24 हैज द आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन क्वेश्चंस a part of the sentence is italicized following by 4 alternates. Please correct the correct alternate of the italicized part. The customer said, please give me another one. Okay. ऑप्शन है मी अदर वन, मी द अदर वन, अदर लगेगा तो द लगता है तो इन दोनों चुनना होगा तो ये चुना जाएगा।
द अनदर वन टू मी नो इम्प्रूवमेंट, इसका जो आंसर है दैट इज बी। द कस्टमर सेड प्लीज गिव मी द अदर वन। ये जब हम डिटरमाइनर्स करेंगे तब और डिटेल में आपको समझ में आया, जिन्होंने किए उनको मालूम है कि इसका आंसर बी है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नो सूनर आई सॉ द टाइगर देन आई रैन अवे। ओके, ए ऑप्शन नो सूनर आई हैड सीन, नहीं होता ऐसा। नो सूनर डिड आई सी, यस आई थिंक इट इज द राइट आंसर। आप बाकी के देखिए, नो सूनर एज आई सॉ नो इम्प्रूवमेंट, द आंसर हेयर इज बी। जब ये नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें दिखने में टफ लगते हैं, परंतु अगर आपको बेसिक्स आपके क्लियर हैं तो आपको मालूम है इसमें दो तीन चीज़ें ही आपको चेक करनी है कि नो सूनर लगा है तो उसके साथ जो उसका पेयर है वो ठीक होना चाहिए। नो सूनर के साथ देन का यूज किया जाता है। ऐसे और भी बहुत सारे पेयर्स हैं जिनमें हमने ध्यान रखना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे लगनी ही चाहिए क्योंकि एम्फेसाइज करने के लिए स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं। और तीसरा, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है तो दूसरा नो नॉट नहीं होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज बी। नो सूनर डिड आई सी द टाइगर देन आई रैन अवे। द रीजन वाई ही कुड नॉट डू द वर्क वॉज बिकॉज ही हैड टू अटेंड हिज मदर हु वॉज इल। Okay, why he could not do the work was since, for which he could not do the work was because, why he could not do the work was that. This is the right answer. See, क्योंकि रीजन वाई के साथ जो पेयर है, द रीजन वाई के साथ हमेशा दैट का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद बिकॉज यूज नहीं किया जाता। तो हेयर द आंसर इज सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Arrange the parts of sentences labeled P, Q, R, S to form a complete meaningful sentence and then choose the correct sentence. Okay, again ये sentence के स्ट्रक्चर के ऊपर आ गए कि उसको एक सही सीक्वेंस, अब इन्होंने एक सेंटेंस लिया उसको सेंटेंस को तोड़ दिया और कि उसको सही से लिखा जाए, मतलब उसका सीक्वेंस जो है वो सही होना चाहिए। मिल्टन सेड दैट दोज पर्सन्स वुड बी डैम्ड हु डू नॉट ओबे गॉड्स कमांड। ओके, सो मिल्टन सेड, मिल्टन ने कहा दोज पर्सन्स, तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर मुझे लगता है कि पी आना चाहिए। वुड बी डैम्ड वुड डू नॉट अवे गॉड्स कमांड, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। मिल्टन सेड दोज पर्सन्स वुड बी डैम्ड वुड डू नॉट अवे गॉड्स कमांड, तो ये बिल्कुल वैसा का वैसा सही हो जाएगा कि पी क्यू आर एस होना चाहिए इसका आंसर। दूसरा कर सकते हैं दोज पर्सन्स वुड बी डैम्ड वुड डू नॉट अवे, इसका आंसर पी क्यू आर एस ही है। इसको जो सीक्वेंस है दैट इज द सेम, इसका आंसर ए ही है। बिल्कुल सीधा सीधा सेंटेंस लिखा है। सेकेंड टाइम हो गया ऐसा पी क्यू आर एस में कि जैसा सीधा सीधा इन्होंने लाइन लिखी है, तो इट इज़ अ वेरी ट्रिकी पेपर, क्योंकि कोई बच्चा देखेगा इसको तो वही लगेगा कि यार सीधा सीधा तो नहीं लिख दिया होगा, तो कोशिश करेगा उसको रिप्लेस करने की। लेकिन आप सेंटेंस जमाने की कोशिश करेंगे समझ आया। मिल्टन सेड दैट, मिल्टन ने कहा दोज पर्सन्स, ऐसे लोग, वुड बी डैम्ड, वो लोगों का बुरा होगा या वो नरक में जाएंगे, हु डू नॉट अवे, जो नहीं कहना मानते या नहीं मानते गॉड्स कमांड, ईश्वर की आज्ञा को। तो हियर द आंसर अगेन इज वेरी स्मार्ट पेपर, पी क्यू आर एस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेंटेंस अरेंजमेंट के ऊपर है। ओके, ही डेयर्ड, फर्स्ट ऑप्शन द 40 thieves टू फाइट हु चैलेंज हिम टू अ ड्यूएल। ही डेयर्ड टू फाइट, डेयर के बाद टू आता है तो ये पहले लेते हैं इसको। डेयर टू फाइट द 40 thieves हु चैलेंज हिम टू अ ड्यूएल, तो उसका सीक्वेंस क्या हुआ? ही डेयर टू फाइट क्यू, क्यू देखिए कहाँ शुरू हो रहा है, क्यू, क्यू वाला एक ही ऑप्शन है, यही सही आंसर है। सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29 इज बी। ही डेयर्ड टू फाइट द 40 thieves हु चैलेंज हिम टू अ ड्यूएल, उसने साहस किया उन 40 चोरों से लड़ने का जिन्होंने उसे ड्यूएल के लिए यानी कि जंग के लिए चैलेंज किया। द रिपोर्टर ऑफ द न्यूज़पेपर इन्फॉर्म्स अस दैट लाला लाजपत राय स्पेंट lecturing widely and attracting many American leaders to sympathize with the Indian nationalist position almost 5 years in America. Okay. The Lala Lajpat Rai spent lecturing widely, नहीं जमता है ये, to sympathize नहीं जमता है, almost 5 years, yes, ये लाइन जाती है यहाँ से। लाला लाजपत राय spent almost 5 years in America lecturing widely and attracting many American leaders to sympathize, तो सीक्वेंस जाएगा एस, ऐसे देखते हैं क्या स्टार्ट हो रहा है, एस 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 एस, द आंसर इज डी। तो 30 का जो आंसर है दैट इज डी। ओके, लाला लाजपत राय तो फर्स्ट लाइन ही है ना, लाला लाजपत, पी, पी के बाद आएगा एस, पी एस
इसमें पी एस के बाद दो ऑप्शन है हमारे पास, पी एस क्यू आर। यहाँ पे आपको बहुत अटेंशन देना पड़ेगा, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा उसको। अभी मुझसे ही मिस्टेक हो गई होती। पी के बाद एस आएगा, लाल लाजपत राय स्पेंट ऑलमोस्ट 5 years इन अमेरिका। उसके बाद क्यू आर आएगा या आर क्यू आएगा, ऑलमोस्ट इन अमेरिका, लेक्चरिंग वाइडली। तो पी एस, तो उसके बाद क्यू आर, पी एस क्यू आर। सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 30 इज ए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से देखें किसकी स्पेलिंग सही है। फिर स्पेलिंग रूल का एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, यानी स्पेलिंग रूल्स पर आपको फोकस करना पड़ेगा। एप्रीहेंड, एप्रीहेंड, एप्री, ओके सेम वर्ड है। द करेक्ट स्पेलिंग इज बी। इसको डिटेल में हम क्लास में जब स्पेलिंग रूल्स करेंगे तब डिस्कस करेंगे। इसका जो राइट आंसर है दैट इज बी। फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल preposition। आई एम ऑलवेज वेरी वेल प्लीज्ड विद डैश अ कंट्री संडे। अगेन preposition के लिए विद, बाय, एट, ओवर। वेरी वेल प्लीज्ड विद आता है, तो द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 32 इज ए। यहाँ पर ए टिक कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 33, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद सूटेबल वर्ड। हिज आर्ग्यूमेंट्स अमाउंट टू नथिंग होता है, देख लेते हैं। फॉर, टू, एट, इन, टू, नथिंग। सो हियर द आंसर इज टू। प्रेपोजिशन को बहुत महत्व दिया है इन्होंने, काफ़ी क्वेश्चंस प्रेपोजिशन रिलेटेड है। लैकिंग फ्रेशनेस मीन्स, यानी कि जिसके अंदर फ्रेशनेस हो, क्या बोलते हैं, ओल्ड का मतलब पुराना होता है, स्पॉइल्ड का मतलब खराब होता है, स्टेल का मतलब बासी होता है, रोटन का मतलब सड़ा हुआ होता है। सो हेयर आई वुड गो विद द आंसर स्टेल। तो 34 का जो आंसर है दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 35, वन हु डज अ जॉब फॉर अ मॉनेटरी कंसिडरेशन। बिजनेसमैन, ठीक है, ये भी पैसों के लिए काम करता है। मर्सिनरी, ये भी पैसों के लिए काम करता है। मेटलिस्ट, ये भी पैसों के लिए काम करता है। और डी ट्रेडर, ये भी व्यापार जो करता है पैसों के लिए करता है। तो अगेन ट्रिकी क्वेश्चन, जो ऑप्शंस हैं वो लगभग लगभग सब सही हैं, लेकिन उनमें से जो मोस्ट सुटेबल की जिसका एक सिर्फ इकलौता गोल पैसा हो दैट इज़ अ मर्सिनरी। जो पैसे के लिए कुछ भी करता है, मतलब उसके कोई और उद्देश्य नहीं होता, पैसे के लिए वो सही गलत मंतर नहीं करता। सो क्वेश्चन 35 का आंसर इज बी। आई थिंक गाइज ये बहुत लंबा हो रहा है लेक्चर, तो इसको अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसे एक ब्रेक में बनाते हैं।